ताहिर जावेद साहब डेमोक्रेट रहनुमा है, ये भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। ताहिर साहब, अगर जंग लंबी हुई तो क्या अमेरिकी अवाम एक और एंडलेस वॉर जो है वो बर्दाश्त करने की पोजीशन में है या वो कर पाएंगे? के अंदर इस वक्त 1% भी एपिटाइट नहीं है किसी भी जंग के अंदर एक भी दिन गुजारने के लिए। तो ये जो इन्होंने इम्पोज किया ये जंग, इसके ना तो इनकी अप्रूवल इनके पास थी, ना ही इनके पास कोई सर्वेस थे, ना ही इन्होंने किसी चीज़ की कोशिश की है। तो बेसिकली वेनेजुएला के अंदर इनको जो एक समय लेके इन्होंने जाके बंदा उठाया, वापस आया, सक्सेस हो गई। दे वर थिंकिंग कि हम इसी तरह की कोई चीज़ यहाँ पे करेंगे, इवन दो दे हैव सीन इट बिफोर कि पिछली दफ़ा जब यहाँ पे आए थे तो इनको एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ गया था। लेकिन बहरहाल उसके बाद अब क्या अचानक क्या चीज़, ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है कि आया अचानक इनको सोए को उठने के बाद हुआ कि जी आज हमने वहां पे जाके हमला करना है। तो ये क्यों हुआ? आया किसी ने इनको ब्लैकमेल किया है? क्या कुछ चीजें जो नेतन्याहू के हाथ में थी उन्होंने एक अल्टीमेट दे के इसको लेके चले गए हैं? तो बेसिकली दिस इज अ पॉलिटिकल सुसाइडर फॉर डोनाल्ड ट्रंप। तो इस लेवल का जो उन्होंने एक डिसीजन लिया है उसकी रीजन क्या है? पूरी पार्टी इनकी एक जो कह लें कि वंडर है और आंखें फाड़ के इनकी तरफ देख रही है कि ये सारा कुछ होने के बाद ये इनका रिजल्ट क्या आएगा नवंबर के इलेक्शंस के अंदर। मैं ये समझता हूं कि जिस तरह ये चल रही है और जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं, आज आप देख लेना कितने दिन हो गए, ये समझ रहे थे घंटों की बात है। ये अफसर इमाम ने बोला ना कि दिनों की, ये घंटों की सोच के आए थे और यहाँ पे उन्होंने इतने दिनों के अंदर इतनी जबरदस्त इनको रेजिस्टेंस दी है कि लोग अभी ये इन बातों पे बात शुरू कर दी है कि ये जो मिसाइल्स जाते हैं, इंटरसेप्टर्स जो सामने से यूज हो रहे हैं, उसका 25% इस वक्त यूज हो चुका है। पीछे जो बाकी बचे हैं अगर वो सारे के सारे ईरान में लगा देंगे तो इनके पास जो दुनिया में बाकी थ्रेट है जिसके ऊपर रशिया है, या कल को उठ के चाइना ताइवान पे हमला करता है या कोई और किसी तीसरी जगह पे, तो उस वक्त ये क्या कहेंगे? ये आई एम सॉरी वी कैन डू एनीथिंग। तो ये बेसिकली आप अपने सारे रिसोर्सेज एक जगह पे, यूजलेस जगह पे, जहां पे आपके पास रिजल्ट भी नहीं है, बल्कि मैं तो कहता हूं दिस इज अ थ्रेट टू द माइटीनेस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स के इसके बाद अगर थोड़े दिनों के बाद इनको अपना सा मुंह लेके वापस जाना पड़ता है तो दुनिया को ये क्या इस वक्त मुक्के दिखा के या बड़ी बड़ी बातें करके या ऊंची आवाज में बोल के ये जो थ्रेट दे रहे थे, मैं टैरिफ ऊपर कर दूंगा, मैं टैरिफ नीचे कर दूंगा, इनकी एक लफ्ज की 4 पैसे की वैल्यू नहीं बचेगी। तो दिस इज अ ब्लंडर व्हाट ही डिड। दिस इज नॉट गोइंग टू बी इन एनी फेवर फॉर एनीबॉडी, इवन रिपब्लिकन पार्टी। मैंने यहां पे मैं I was pretty much stuck in the war. मैं अभी पाकिस्तान में हूँ और कल मैं वापस जाऊंगा यहाँ से। मैं I'm connected with about 2 dozen of member of Congress and Senate. I'm communicating with them, everybody on the both sides. I'm in a communication with the Republicans too. बहुत सब के सब एक, यानी उनको 2 रुपए का नॉलेज नहीं था कि क्या होने जा रहा है। और एक बड़ी अहम चीज मैं आपको बताता चलूं, जब इन्होंने इंटेलिजेंस कमेटी को, सेनेट की इंटेलिजेंस कमेटी को रिपोर्ट दी अपनी, उस रिपोर्ट के ऊपर जब वहां से डेमोक्रेट मेंबर बाहर निकले तो उनकी एंगर का हाल देखने वाला था। ऊंची आवाज में उन्होंने ये बताया कि ये जो वार है ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट कर देगी और हमारे साथ झूठ बोला जा रहा है। अच्छा, और जो क्योंकि ऑब्वियसली जब कमेटीज में चीजें आती हैं तो वहां पे झूठ नहीं बोल सकते, वहां आर्म्ड फोर्सेस के बंदे सामने बैठ के, जनरल रैंक के लोग जब देते हैं तो दे डोंट स्पीक लाइज फॉर एनीबॉडी एल्स। तो वहां पे जब उन्हें बताई गई हैं ओरिजिनल चीजें, तो वहां से निकलने के बाद एक भी रिपब्लिकन सेनेटर ने एक भी बयान नहीं दिया कोई अच्छी या बुरी चीज। लेकिन डेमोक्रेट साइड के, जिसमें एलिजाबेथ वारन थी, एड मार्की, ये सब के सब बाहर निकल के अपनी एंगर का मुजाहरा कर रहे थे। फिर फ्रस्ट्रेशन ये है कि जब इनसे रीजन पूछी जाती है तो अभी तक ये 6 से 7 डिफरेंट रीजन बता चुके हैं और उन रीजंस में बहुत सी रीजंस ऐसी हैं जिसको खुद ही डिफर कर देते हैं, जिसमें मार्को रूबियो ने भी उल्टी सीधी बातें की हैं, फिर उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप में भी, यानी अब ये इनको लग रहा है कि ये कोई ना कोई बहाना लेके सामने आकर के तो बताना चाह रहे हैं। तो दिस इज बेसिकली डिजास्टर फॉर यूनाइटेड स्टेट्स एंड बिगर डिजास्टर फॉर रिपब्लिकन। यानी एक बहुत बड़ा डिजास्टर है। ताहिर जावेद साहब, आपका नुक्ता सामने आया और आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की कि अपने सारे रिसोर्सेज अमेरिका एक ही तरफ लगा रहा है और जाहिर है फिर उसको जो थ्रेट और ममालिक से है फिर उसके लिए वो क्या करेगा। ये एक बहुत आपने बहुत अहम नुक्ता उठाया, बड़ा अहम सवाल उठाया। तो मैं आपकी तरफ दोबारा आऊँगा। अफजल रजा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। अफजल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। भी फरमाइएगा कि ईरान की जानिब से सैकड़ों मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद अब कशीदगी अब इसराइल तक महदूद नहीं रही है अफजल साहब, बल्कि दुबई, बहरीन, कुवैत, कतर और सऊदी अरब तक भी इसके असरात अब पहुंच रहे हैं। फ़िज़ाई रास्ते भी आपके सामने ही है कि मुतासर हैं, तेल की सप्लाई लाइन भी ख़तरे में है और आलमी मईशत पर भी इसके साए गहरे होते जा रहे हैं।
क्या आप समझते हैं कि हम एक बड़ी इलाकाई जंग के दहाने पर खड़े हैं और क्या अब भी सिफारतकारी के जरिए इस आग को बुझाया जा सकता है या फिर खित्ता एक तवील और ख़तरनाक तसादुम ट्रम्प साहब पर? और सर्वेज जो हैं वो भी कुछ ऐसे ही बताते हैं कि सिर्फ वहाँ की आवाम नहीं बल्कि जो दूसरी पार्टीज़ हैं उनकी जानिब से भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। ताहिर जावेद साहब, अगर ये कशीदगी मजीद बढ़ती है और अमरीकी फ़ौज को बरह रास्त एक तवील जंग में दाखिल होना पड़ता है तो इसके सियासी असरात अमरीका के अंदर कितने गहरे हो सकते हैं और क्या ये मामला आने वाले इंतखाबात में सदर ट्रम्प के लिए एक बड़ा सियासी मसला बन सकता है? बहुत अहम क्वेश्चन है। बिल्कुल बन सकता है। अच्छा, मैं ये थोड़ा वाजे करूं आपको कि ये जो अभी बात हो रही थी ना, इसके अंदर रिपब्लिकन साइड जो थी ना, पिछले कोई आप समझे जब से ये री इलेक्ट होके आए ना, इनकी बुलीनेस की वजह से कोई सेनेटर कोई कांग्रेसमैन इनके सामने ज्यादा कोई बात नहीं करता था। लेकिन अभी आप ये देखें कि वो उसमें इनको जो जब ये जो रेजोल्यूशन आ रही है इसके अंदर ये बाई पार्टिजन रेजोल्यूशन है, तो रिपब्लिकन साइड से 1 या 2 कांग्रेसमैनों ने इसके ऊपर साइन कर दिए ऑलरेडी। सो दैट्स अ ब्रेक थ्रू। पहला। दूसरी चीज आप ये देखेंगे कि यूनिफॉर्म के अंदर मरीन्स इन जो एक सेनेटर की ब्रीफिंग के अंदर उसने रेज की वॉइस जी, वार को बोला कि ये ऑलरेडी लैंडस्केप के अंदर आपको नजर आनी शुरू हो गई है और ये 1 से 2 से 4 जब होती नजर आती है तो आपको ये बहुत बड़ा एक चैलेंज बन के इनके सामने आ जाएगी। जो अमेरिकन वोटर है वो जब बैलेट के सामने जाता है तो उसको फिर सबसे पहली जो चीज नजर आती है ना, वो अपनी बैक पॉकेट और अपने खर्चे नजर आते हैं। इन्होंने पहले तो ये सारा पिछले कोई 1 साल से ऊपर हो गया है कि टैरिफ के ड्रामे के अंदर प्राइसेस को इतना स्काई हाई कर दिया कि लोगों के पास अपने पेरोल के अंदर जो है वो 30 दिन पूरे करने नहीं हो रहे। अब आ गई वार के अंदर वो फर्दर कोई आप समझे कि कम से कम 15 से 20% इसमें मजीद इन्फ्लेशन या प्राइसेस इंक्रीज होंगी। तो इसका जो डायरेक्ट इंपैक्ट होगा तो नवंबर के इलेक्शन के अंदर आप उसको देखेंगे। जी, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि नवंबर के जो इलेक्शन है उस पर इसका काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। खैर, हमारा पैनल जो है हमारे साथ मौजूद ही रहेगा और इस पर मजीद भी हम ब्रॉडर लेवल पर गुफ्तगू भी करेंगे। इससे ट्रांसमिशन का ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा, लेकिन यहाँ पर शामिल करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस।